हेलो तो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतरीन होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई भी सुचारू ढंग से एक बेहतरीन तरीक़ा से चल रहा होगा। मेरे भाई, आज हम आप लोग के लिए क्लास 12th के फिजिक्स जो चैप्टर 8 है, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, उसको लेकर के आए हैं। यह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 मार्क्स के देखने को मिलता है और बहुत ही इजी है। एकदम शानदार चैप्टर है, बेहतरीन चैप्टर है, क्योंकि यह जो चैप्टर है जी हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है और बेहतरीन तरीक़ा से हम लोग इसको एब्जर्व भी कर पाते हैं। क्योंकि भाई हम आजकल मोबाइल बहुत ज़्यादा चला रहे हैं, कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो उन तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान जो हैं उससे बहुत सारे तरंग निकलते हैं, है ना। उन तरंगों के बारे में हमको इस चैप्टर में देखना है। विभिन्न प्रकार के जो तरंग निकलते हैं उस तरंगों के बारे में देखते हैं। आप यहाँ चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि एक मोबाइल से कितना रेडिएशन निकल रहा है ना। फिर यदि कोई टावर है, वहाँ से बहुत सारे रेडिएशन निकलते हैं, है ना। और यहाँ पर आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, है ना, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, है ना, निकलता है तरंगे। तो इस चैप्टर में अपन तरंग के बारे में देखना है कि अलग अलग जो चीज़ें हैं उससे बहुत सारे तरंग निकलते हैं और तरंग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से तरंग के बारे में अपन पढ़ना है। ठीक है, तो अपना जो चैप्टर है जी, सबसे पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। तो चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है जी, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो अपन जो चैप्टर के नाम है वह विद्युत चुंबकीय तरंग है। हम इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में ही देखना है ना, क्योंकि भाई अपना चैप्टर में सिर्फ कहा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग ही पढ़ना है ना। तो सबसे पहले हल्का सा हम लोग देख लेते हैं तरंग क्या होता है। जैसे आप क्लास 11th में पढ़े होंगे तरंग के बारे में, तो हल्का सा रिकॉल करते हुए अपना जो यह चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंग उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जी तरंग क्या होता है। तो देखो, तरंग एक डिस्टर्बेंस होता है ना। तरंग क्या होता है? तरंग एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्ब होने के कारण वह उत्पन्न हो जाता है ना, विक्षोभ जिसको कहते हैं। तो तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जो ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, यानी तरंग के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, याद रखेंगे। और तरंग 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं यांत्रिक तरंग, है ना, और एक होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो अपन विद्युत चुंबकीय तरंग देखना है ना। एक तो हो गया विद्युत चुंबकीय तरंग, एक होता है यांत्रिक तरंग। और यांत्रिक तरंग भी 2 प्रकार के होते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, जो कि आप लोग क्लास 11th में करा होगा। तो हम लोग उस चीज़ों को नहीं देखते हैं, है ना, उस चीज़ों को हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि अपन चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंग, तो हम विद्युत चुंबकीय तरंग को ही देखेंगे। और एक बात आप लोग याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग जो है, या उसको वैद्युत चुंबकीय तरंग बोलिए या विद्युत चुंबकीय तरंग बोलिए, तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वह एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये बात याद रखेंगे। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है, और ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। इस बातों को आप याद रखेंगे, एग्जाम में आएगा तो उसको आप लोग बेहतरीन तरीक़ा से उसका देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, हाँ। तो आप ऐसे नॉर्मली याद रखेंगे कि तरंग होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं और एक होता है यांत्रिक तरंग होते हैं। और यांत्रिक तरंग 2 प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग होते हैं और अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। ठीक है भाई, चलो तो अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या? विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो, और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है जी, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं अपना चैप्टर, एक प्यारा सा चैप्टर वैद्युत चुंबकीय तरंग। हाँ जी, तो चलो अब मेरे प्यारे, अब हम लोग देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो हम लोग पहले विद्युत चुंबकीय तरंग देख लेते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना। तो चलिए देखिए भाई, लिखा हुआ है कि जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक आवृत्ति से परिवर्तित यानी बदलती है। चीज़ों को समझने का प्रयास करना जी। कहा जा रहा है कि कोई विद्युत परिपथ है ना, मतलब करंट जाने का रास्ता है। अगर उस रास्ता में बहुत तेजी से आवृत्ति वाला विद्युत धारा परिवर्तन होए, है ना, वो लगातार बदलते रहे बहुत तेजी से, बहुत ज़्यादा आवृत्ति वाला
यदि विद्युत परिपथ में, है ना, जो परिपथ जो होता है विद्युतीय परिपथ में बहुत तेजी वाला, बहुत अधिक आवृत्ति वाला यदि धारा बदलती है तब विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊर्जा तरंगों के रूप में सभी दिशाओं में फैलने लगती है। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करना भाई, है ना। ऐसे एज्यूम करो, जब हम लोग करंट को, है ना, फिट करते हैं घर में, चाहे किसी भी जगह पर हम लोग करंट को बहाने का काम करते हैं, तो वह जो जिस रास्ता से करंट जाता है, फ्लो होता है, उसको हम लोग विद्युत परिपथ बोलते हैं। और यदि उसी परिपथ में जो करंट बहा रहे हैं उसकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा हो और लगातार बदलती रहे, बहुत फास्ट में बदलती रहे, तो उससे, है ना, विद्युतीय परिपथ में ऊर्जा उत्पन्न होता है ना, कि एनर्जी आएगा भाई। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा यदि आवृत्ति वाला करंट बहुत तेज़ी से बदलेगा तो जाहिर सी बात है कि उसके आसपास क्या होगा, एनर्जी आएगा। और वही जो एनर्जी आएगा वही एक तरंग के रूप में एनर्जी आने लगता है ना। इस तरीके सांप की तरह जो चलता है ना, उसी तरंग की तरफ से बहुत स्पीड में, है ना, ऊर्जा का निर्माण होने लगता है, ऊर्जा उत्पन्न होने लगता है और वह सभी दिशाओं में फैलने लगते हैं। और वही जो तरंग जो उत्पन्न होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मेरे प्यारे क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। और इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह बहुत VVI क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है ना। आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि बताओ मेरे भाई, विद्युत चुंबकीय तरंग को, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग को गमन करने के लिए क्या कोई माध्यम की आवश्यकता होगी? तो बिल्कुल नहीं होती है। तो याद रखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग को गति करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलो एक डायग्राम के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करते हैं जी। देखिए ऊपर में क्या है, विद्युतीय क्षेत्र। यह जो लाल वाला जो आपको दिख रहा है, यह विद्युत चुंबकीय, है ना, विद्युतीय क्षेत्र है। ठीक है, लाल वाला जो है मेरे भाई क्या है, विद्युतीय क्षेत्र है। और नीचे जो आपको दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, तो यह चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, यह क्या है, ऊपर वाला है विद्युतीय क्षेत्र, है ना, यह जो लाल वाला जो दिख रहा है ना, हमारा यह कर्सर पर देखिए। ठीक है, यह क्या है, यह है आपका विद्युतीय क्षेत्र। और यह जो नीचे जो कर रहे हैं आप, देखिए आप माउस को देखेंगे, ठीक है, तो ये माउस के कर्सर देखिए, ये क्या है, यह है चुंबकीय क्षेत्र। तो अब ध्यान दीजिए, यह जो विद्युतीय क्षेत्र है ऊपर की तरफ जा रहा है और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बाहर की तरफ आ रहा है ना, आ रहा है। तो अब देखेंगे यह जो है मेरे भाई, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। यह क्वेश्चन कितना बार पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल बनता है कितना डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, हाँ, तो देखो एक तरफ भाई चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से गमन करने लग रहा है और एक तरफ विद्युतीय क्षेत्र इस तरीके से गमन कर रहा है, और इस तरीके से क्या होता है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण होता है। और हम लोग जानते हैं कि बहुत ऐसे चीज़ें हैं जिससे तरंग का निर्माण होता है। मोबाइल से, है ना, तरंग निकलती हैं। ठीक है, रेडियो से तरंग निकलते हैं, कंप्यूटर से तरंग निकलते हैं, बहुत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान है जिससे बहुत सारे तरंग निकलते हैं। तो उन विभिन्न तरंगों को पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है, बहुत सारे तरंगों को हम लोग पढ़ेंगे, इसमें बेहतरीन चैप्टर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जी यहाँ तक आपको समझ आया होगा भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं, इससे नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। ठीक है जी, तो अब देखिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में 1/√, देखो इसको याद रखना है, म्यू नॉट और इप्सिलॉन नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वेग से चलती है। ये बात आप याद रखेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो निर्वात में कितना वेग है, निर्वात में 1/√, म्यू नॉट और इप्सिलॉन नॉट के वेग से चलती है, जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल c के मान के बराबर है ना। और इसका मान हम लोग जानते हैं भाई, प्रकाश का स्पीड क्या होता है निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और लगभग इतना ही क्या है,
तरंग चुंबकीय तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का स्पीड होता है, वेग होता है। इस बातों को याद रखेंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, उसका स्पीड यही होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। इतना स्पीड से यह तरंगे चलती हैं, है ना। इसका जो मान आया है 3 × 10⁸, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाँ म्यू नॉट है, म्यू नॉट का मान रखेंगे और इप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे और उसको रूट से निकालेंगे तो मान यही निकल के आता है, ठीक है। आपको निकालना नहीं है, बस आप इसका याद रखेंगे इस मान को, ठीक है जी। चलेंगे अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के आयामों का अनुपात क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट बटा बी नॉट, है ना। ई नॉट बटा बी नॉट। ई नॉट क्या है मेरे भाई, तो यह है चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, विद्युतीय क्षेत्र, है ना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा इसको आप याद रखेंगे। जहाँ ई क्या है भाई, इप्सिलॉन नॉट विद्युतीय क्षेत्र बताता है, तरंग के आयाम है, ठीक है। और बी नॉट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के तरंग का आयाम है। इस बातों को आप याद रखिएगा, ठीक है जी। हाँ आयाम आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। आयाम क्या होता है, यदि तरंग ऐसे ऐसे चल रहा है ना, तो यह जो तरंग चल रहा है कितना ऊंचाई तक जा रहा है, इसी को हम लोग आयाम बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग आयाम बोलते हैं, ठीक। इस बातों को आप याद रखेंगे। आगे देखिए जी कि गामा किरणें, ठीक है, और एक्स किरणें तथा अवरक्त किरणें, यह सभी विद्युतीय चुंबकीय, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण है। देखो अगर सपोज करिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर कि बताओ गामा किरण के वेग कितना है, तो भाई गामा किरण क्या है, या एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग होता है उस सब का जो वेग होता है 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड, या लाइफ टाइम रिचार्ज है। तो गामा किरण, है ना, जो गामा किरण है उसका वेग क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्स किरण उसका भी वही होगा, अवरक्त किरण उसका भी यही होगा। क्यों, क्योंकि ये सभी तो विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। तो ये बात आप याद रखेंगे, है ना। या तो आपके एग्जाम में विद्युत चुंबकीय तरंग बोल दे, है ना, का वेग, तो लिखिएगा 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या पार्टिकुलर किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम दे दे, उसका भी वही होगा, ठीक है जी। चलिए आगे देखिए। एवं बीटा किरणें इससे अलग है। ये वो बात आपको याद रखना है, बीटा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक है। यह आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। 4 गो ऑप्शन मिलेगा, पूछा जाएगा कि बताओ भाई कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है, कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको याद रखेंगे बेहतरीन तरीके से और अच्छा तरीके से याद रखेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे देखिए। बैंगनी प्रकाश की आवृत्ति अधिक होती है, जी भाई आप 10वां में भी पढ़े होंगे, है ना। जबकि लाल प्रकाश की आवृत्ति न्यूनतम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बनता है, ठीक है। अगला देखिए कि अवरक्त किरणों की आवृत्ति सबसे कम होती है, जबकि गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लाजवाब और शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी चलो भाई, ठीक है। एक बार कहना चाहेंगे जी, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है जी, तो आप लोग दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, ठीक है जी। दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है जी। चल तो अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को हम लोग देखते हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, है ना। यहाँ पर स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है। स्पेक्ट्रम क्या है कि मतलब कितना फैलाव होता है अलग अलग, है ना, जो तरंगे होती हैं कितना, है ना, दूर दूर तक, है ना। एक देखो यदि हम कहें ये बताइए ये तरंगे हैं, ठीक है, और एक ये भी तरंगे, है ना, तो बताओ ये कितना ज़्यादा फैलाव है, ठीक है ना। क्योंकि भाई अलग अलग तरंगे अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। और सबका जो वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। हालांकि इससे अगला चैप्टर है ऑप्टिक्स, वहाँ पर आपको कलर के बारे में और बेहतरीन तरीक़ा से, है ना, बताया जाता है भाई, है ना, कि दृश्य प्रकाश होता है, पराबैंगनी होता है ना, अवरक्त होता है। ये सब चीज़ें हम लोग, है ना, वहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा उसका इंट्रो करेंगे उस वक्त। देखिए तो अब ध्यान देने दीजिएगा, देखिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में प्रकाश के चाल से चलती हैं। अभी हम लोग देखें कि निर्वात में यह प्रकाश की चाल से चलती हैं, ठीक है, प्रकाश की चाल से चलती हैं। ये तरंगे
प्रकाश तरंगे होती हैं जी भाई, है ना। जिसका वेग प्रकाश के चाल जो निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, उतना ही वेग रहता है प्रकाश की तरंग प्रकाश की। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि इनमें प्रकाश की भौतिकी, अपवर्तन, परावर्तन एवं व्यतिकरण आदि के गुण पाए जाते हैं। बहुत बहुत मस्त। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में हाँ क्या है, प्रकाश तरंगे में प्रकाश के अपवर्तन भी होता है, प्रकाश के परावर्तन भी होता है, प्रकाश के व्यतिकरण भी होता है ना। और तरंग दैर्ध्य के परिसर के आधार पर इन तरंगों को एक क्रम में रखा गया, जिसे क्या करते हैं भाई, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है ना। तो इसको एक क्रम में रखा गया है ना, तरंग के आधार पर कि पहले कम कौन है, फिर ज़्यादा कौन है, फिर उससे ज़्यादा कौन है, उससे ज़्यादा कौन है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर है ना बैंगनी है जो देख रहे हैं कितना कम है, फिर यहाँ पर लाल है जो कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके आधारों पर एक पैटर्न को रख दिया गया, एक पैटर्न को बना दिया गया, जिसे हम लोग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं जी। ठीक है, बढ़िया शानदार, बिल्कुल समझ आ रहा होगा भाई। आगे देखिए कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को नीचे अनेकों भागों में विस्तारित कर दिया गया है ना, मतलब अलग अलग भागों में नीचे आप देख सकते हैं कि उसको दिखाया गया है, और एक एक तरंगों की आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य एवं उनके उपयोग भी दिए गए हैं। हम लोग उसके उपयोग वगैरह भी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, यहाँ तरंगों को, तरंगदैर्ध्य को बढ़ते क्रम में दर्शाया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि तरंगदैर्ध्य को बढ़ते क्रम में यहाँ फोटो पर दिखाया गया है। तो यही जो है टोटल सभी रंग को एक साथ हम लोग उसके तरंगदैर्ध्य के अकॉर्डिंग सजा देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं जी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, शानदार और बढ़िया लाजवाब है जी। ठीक है, हाँ तो अब देखेंगे, हम लोग अभी पढ़ लिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है ना, और स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसको हम लोग देखने का काम अभी करेंगे। ठीक है जी, चलेंगे भाई, एकदम ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल आपको एकदम समझ आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, और शानदार है भाई। ठीक है, चल तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे जी, जिसको कहेंगे रेडियो तरंगे। बेहतरीन है, देखो क्वेश्चन तो भाई आएगा, है ना, क्वेश्चन तो भाई आएगा एग्जाम में, है ना। रेडियो तरंगे के बारे में हम लोग देखते हैं भाई कि तरंग जो है इस प्रकार से है ना निकलते जाता है, बाहर की तरफ निकलते जाता है, तरंग बोलते हैं, है ना। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेडियो तरंग के बारे में। अच्छा एक बात याद रखेंगे भाई, ऐसा भी आपको पूछ दिया जाएगा आपसे कि रेडियो तरंग के आविष्कार कौन किया, तो रेडियो के आविष्कार कौन किया, मार्कोनी, है ना। रेडियो के आविष्कार किसने किया जी, तो मार्कोनी, है ना। तो रेडियो तरंग भी मार्कोनी होगा, है ना, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आविष्कारक कौन है जी, तो मार्कोनी, है ना। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, रेडियो तरंग के जो आविष्कारक हैं मार्कोनी है, मार्कोनी को रेडियो तरंग के आविष्कारक कहा जाता है। बोलो भाई, शानदार, ठीक ठाक, बढ़िया, आगे चलो। अब देखिए तरंगदैर्ध्य, है ना, तरंगदैर्ध्य क्या है कि रेडियो तरंगों की तरंगदैर्ध्य 1/10 से लेकर के क्या होगा 10⁴ मीटर तक होती है। इंपॉर्टेंट है, हर लाइन में ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है भाई, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अगला देखिए आवृत्ति क्या होता है, रेडियो तरंग की आवृत्ति क्या होता है कि रेडियो तरंगों की आवृत्ति 3 × 10⁹ से 3 × 10⁴ हर्ट्ज तक होती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इसको, है ना, रखेंगे दिमाग में, आप इसको बैठा के रखोगे। अगला तो हम लोग देख चुके हैं कि मार्कोनी ने इसका, है ना, आविष्कार किया भाई। अगला देखिए गुण क्या है इसका कि यह परावर्तित अपवर्तित होती है। बहुत अच्छा, परावर्तित की घटना भी होती है रेडियो तरंग में, है ना, अपवर्तित भी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है उपयोग, आखिर रेडियो तरंग का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो एवं टीवी के संचार प्रणालियों में। कितना मस्त है ना, वीडियो एवं टीवी के संचार प्रणालियों में रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे, उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, हाँ जी। तो उम्मीद है आपको रेडियो तरंग बढ़िया से समझ आ गया होगा, याद भी इसको आप कर लेंगे। ठीक है जी, हाँ चलो तो अब हम लोग अगला देखते हैं इससे।
हाँ भाई, तो चलिए अगला है माइक्रो तरंगे। अगला क्या है? माइक्रो तरंगे। ठीक है, इस माइक्रो तरंगे को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, तो जितना भी तरंग है ना, उस सब तरंग के बारे में पढ़ेंगे। आज सभी तरंगों को आपको आवृत्ति याद करना है, तरंगदैर्ध्य याद करना है, आविष्कारक याद करना है, गुण याद करना है और उसका उपयोग याद करना है। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से भाई एक बार एक आध दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, चलेंगे। तो माइक्रो तरंगे हम लोग देख रहे हैं। माइक्रो तरंगे देखिए जी, तो तरंगदैर्ध्य हम लोग देखते हैं। माइक्रो तरंगे के तरंगदैर्ध्य, रेडियो तरंगों की तरंगदैर्ध्य मतलब माइक्रो तरंगों की जो तरंगदैर्ध्य होती हैं 10⁻³ से 3/10 मीटर तक होती है, याद रखेंगे। अगला क्या है जी? आवृत्ति। इसका आवृत्ति देखिए, रेडियो तरंगों की आवृत्ति, कौन सा? माइक्रो रेडियो तरंग जो है उसका जो आवृत्ति है वह 3 × 10⁻11 से 10⁻9 हर्ट्ज तक होती है। बेहतरीन है भाई, याद रखेंगे। अगला क्या है? इसका आविष्कारक क्या है? इसका आविष्कारक है हर्ट्ज, है ना। माइक्रो तरंग के आविष्कारक कौन है? हर्ट्ज है। ठीक है। गुण देखिए, इसका गुण क्या होता है कि इसमें परावर्तन व ध्रुवन का गुण पाया जाता है ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यह आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा कि बता भाई माइक्रो तरंग में ध्रुवन होता है कि नहीं, तो भाई होता है ना। ध्रुवन के गुण भी पाया जाता है, परावर्तन के गुण भी पाया जाता है। अगला है उपयोग। तो देखिए, रेडार लिख ले, रडार। ठीक है, रडार समझेंगे। माइक्रो तरंग जो है उसका रडार में उपयोग होता है, माइक्रोवेव ओवम तथा अधिक दूरी तक के संचार में इसका उपयोग होता है। ठीक है, यदि बहुत दूर तक, लंबा दूर तक यदि संचार के लिए उपयोग किया जाता है तरंग, तो उसमें हम लोग माइक्रो तरंग उपयोग करते हैं। ठीक है भाई, माइक्रो तरंग का उपयोग किया जाता है। रडार में इसका उपयोग किया जाता है ना। माइक्रोवेव ओवन में इसका उपयोग किया जाता है ना। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, माइक्रो तरंग का तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति, आविष्कारक, गुण और उसका उपयोग। ठीक है भाई, चलेंगे। अब इसका आगे देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर। तीसरा जो है वह है अवरक्त विकिरण। देखो, अवरक्त विकिरण भी बहुत जगह लिखल आता है, अवरक्त तरंग भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है भाई, अवरक्त रेडियो तरंग, क्योंकि हम लोग अभी, हाँ भाई, ठीक है। चलिए देखिए, क्या है तरंगदैर्ध्य। पहला देख रहे हैं क्या कि जो अवरक्त विकिरण है उसका देखते हैं तरंगदैर्ध्य क्या होता है। तो देखिए, रेडियो तरंगों की तरंगदैर्ध्य 10 × 8 × 10⁻⁷ से 5 × 10⁻³ तक होती है। ठीक है। अगला आवृत्ति देखिए, इसका रेडियो तरंगों की आवृत्ति 4 × 10⁻14 से 6 × 10⁻10 हर्ट्ज तक होती है। अगला देखिए भाई, इसका आविष्कारक, है ना। अवरक्त विकिरण के आविष्कारक कौन है? हर्शेल, है ना। बहुत अच्छा है क्वेश्चन, याद रखेंगे। हर्शेल ने अवरक्त विकिरण का खोज किया। गुण देखिए, वोलोमीटर पर परावर्तन, अपवर्तन तथा विवर्तन। देखिए, ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वह विवर्तन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है। उपयोग देखिए, इसका उपयोग कहा जाता है तो वैधशाला में एवं पौधों को गर्म रखने में इसका उपयोग किया जाता है। अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, हाँ। चलिए अब अगला देखते हैं भाई, है दृश्य विकिरण। ठीक है भाई, दृश्य विकिरण देखिए, तो दृश्य विकिरण के हम लोग पहले तरंगदैर्ध्य देखते हैं। तो रेडियो तरंगों की तरंगदैर्ध्य 4 × 10⁻⁷ से 8 × 10⁻⁷ मीटर तक होती हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए, इसका जो आवृत्ति है जी, वह रेडियो तरंगों की आवृत्ति 8 × 10⁻14 से लेकर के 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है। और इसका आविष्कारक क्या है? न्यूटन। दृश्य विकिरण का आविष्कारक कौन है? न्यूटन है। बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका गुण देखिए, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवन तथा व्यतिकरण आदि, ये सब है दृश्य विकिरण में, ये सभी के गुण पाए जाते हैं। उपयोग देखिए, अणुओं की संरचना का अध्ययन,
करने में, है ना। अणुओं की संरचना का अध्ययन करने में हम लोग दृश्य विकिरण का उपयोग करते हैं। ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं भाई कि पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें देखिए, तो तरंग दैर्ध्य क्या है, तो रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य 1/10 के पावर 8 से 4 गुने 10 के पावर -7 मीटर तक होती हैं। बेहतरीन है। आवृत्ति देखिए, इसका आवृत्ति क्या होता है, रेडियो तरंगों की आवृत्ति 3 गुने 10 के पावर 16 से 8 गुने 10 के पावर 14 हर्ट्ज तक होती हैं। बेहतरीन है भाई, एकदम आपको याद करना पड़ेगा ये सब चीज़ें। इसका आविष्कारक कौन है, रीटर, है ना। पराबैंगनी किरणें के जो आविष्कारक है कौन है, रीटर है। गुण देखिए, गामा किरणों के तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव के गुण इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्या है, उपयोग अदृश्य लिखावट में, नकली दस्तावेज में, है ना, और फिंगरप्रिंट में, है ना। अदृश्य जो मतलब बहुत पुराना जो लिखावट होगा, जिसको हम ऐसे देख नहीं सकते हैं, उसको हम लोग पराबैंगनी किरण के सहायता से देख पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे दस्तावेजों के देखने में इसका उपयोग करते हैं, और उसके साथ साथ फिंगरप्रिंट में इसका हम लोग उपयोग करते हैं पराबैंगनी किरणें के। ठीक है, देखो कितना बहुत बढ़िया बात है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलेंगे आगे देखते हैं भाई। देखिए अगला है क्या, एक्स किरणें, है ना। एक्स किरणें हैं, देखिए तरंग दैर्ध्य देखते हैं एक्स किरणें की, कि रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य 1/10 के पावर 11 से 3 गुने 10 के पावर -8 मीटर तक होती हैं। बेहतरीन है। आवृत्ति देखिए, इसका आवृत्ति रेडियो तरंगों की आवृत्ति 3 गुने 10 के पावर 19 से 10 के पावर 16 हर्ट्ज तक होती हैं। अगला क्या है जी, आविष्कारक देखिए, रोजर, है ना, या तो हो गया। तो इसका आविष्कारक याद करिएगा कि आविष्कारक कौन है, रोजन। ठीक है, एक्स किरणें के आविष्कारक कौन है, रोजन, है ना। अगला देखिए गुण, तो आयनीकरण क्षमता, गामा किरणों के गुण आदि पाए जाते हैं इसमें, है ना। आयनीकरण क्षमता पाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है भाई। ठीक है, कि किस किरणें में आयनीकरण क्षमता पाए जाते हैं, तो आप लोग इसको याद रखें। देखिए अगला इसका उपयोग क्या है, कि रोगों के निवारण में और चिकित्सा विज्ञान में, है ना। चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। जानते हैं कि एक्सरे वगैरह, है ना, हम लोग करते हैं। यदि हड्डी वगैरह शरीर में कहीं हड्डी पर जख्म उखम हो गया, हड्डी टूट वगैरह जाता है, तो उसको हम लोग एक्सरे के माध्यम से हम लोग जांच करते हैं। तो वही यह चिकित्सा विज्ञान में इसका उपयोग किया जाता है, एक्स किरणें का। ठीक है, चलिए जी, तो अब है गामा किरणें, है ना, और यह लास्ट है आज, है ना, आज का यह लास्ट है। देखते हैं गामा किरणें के तरंग दैर्ध्य देखिए, कि रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य 1/10 के पावर 14 से 1/10 के पावर 10 मीटर होती हैं। आवृत्ति क्या होता है भाई इसका, रेडियो तरंगों की आवृत्ति 3 गुने 10 के पावर 22 से 3 गुने 10 के पावर 18 हर्ट्ज होती हैं। आविष्कारक देखेंगे तो बेकेरल या क्यूरी, है ना। और इसका अगला क्या है, गुण, तो विवर्तन, आयनीकरण, प्रतिदीप्ति आदि का गुण इसमें पाए जाते हैं। उपयोग देखिए, तो परमाणु के नाभिक की संरचना में, कैंसर के इलाज में गामा किरण का उपयोग किया जाता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कैंसर के इलाज में कौन सा किरण उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। बेहतरीन है। ठीक है भाई, हाँ चलिए भाई, तो हम लोगों ने यह जो चैप्टर 8 था उसको हम लोग कंप्लीट रूप से ख़त्म कर दिया, है ना। इसमें बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं था, बहुत छोटा चैप्टर है, और इसको आराम से जितना पढ़ाए हैं उसी में से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग एक बार बढ़िया से रिवीजन कर लोगे, या एक बार फिर से वीडियो देखेंगे तो चीज़ें आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब हम लोग मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।